Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. And in the series of soil fertility lecture, today we will discuss about volatilization loss of nitrogen. And in previous lectures, we have discussed about the nitrogen cycle and the process which take place in nitrogen cycle like mineralization, immobilization, nitrification, denitrification, leaching loss and volatilization loss. So today our topic is volatilization loss of nitrogen. So in this lecture we will discuss about what is volatilization loss and how does it take place and what are the factors which affect volatilization loss and what is the impact on soil fertility and crop productivity. So volatilization, if we सी द मीनिंग ऑफ वोलेटाइलेशन मीन्स escape, कोई भी चीज़ हो जो एयर में उड़ जाए उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं. बहुत सी चीज़ें वोलेटाइल होती हैं, हमने उसको रखा और वो एयर में escape कर गई गैसियस फॉर्म में, दैट इज़ वोलेटाइलेशन. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, when ammonium containing fertilizers are applied, this ammonium is converted into ammonia gas and this ammonia gas is escaped into atmosphere. So this process is volatilization. So this is the gaseous loss of nitrogen. So already we have discussed that gaseous loss of nitrogen take place in two ways, denitrification and volatilization. And denitrification we have discussed in detail. So today we will discuss about volatilization. तो volatilization होता कैसे है? And in the soil, ammonium ion are mineralized. Whatever organic nitrogen is present in crop residue में जो organic nitrogen है, that is mineralized and come into ammonium form. And this ammonium is subjected to several processes. कि इस अमोनियम का प्लांट अपटेक भी कर सकते हैं, माइक्रोज भी कर सकते हैं, मिनरल फिक्सेशन भी हो सकता है एंड नाइट्रिफिकेशन, इस अमोनियम से नाइट्रेट आयन बनते हैं, दैट इज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. और क्या हो सकता है कि ये अमोनियम अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाए बाय केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन होते हैं. और क्या हो सकता है कि हम कोई फर्टिलाइजर डालें जिसमें अमोनियम हो या अमोनियम को प्रोड्यूस करता हो, जैसे यूरिया. एंड यूरिया करता है अमोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है सॉइल में हाइड्रोलिसिस से. या हम कोई अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालें जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या करेंगे, ये टूटेंगे और अमोनियम आयन को प्रोड्यूस करेंगे. अब इस अमोनियम आयन के कई फेट होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं. उसमें एक प्रोसेस क्या है, अमोनिया का बनना. अब ये जो अमोनिया बनती है कैसे बनती है, दिस इज वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन. द अमोनियम आयन्स प्रेजेंट इन सॉइल. अब मैंने बताया अमोनियम आयन कई जगह से आ सकते हैं, मिनरलाइजेशन से आ सकते हैं, फर्टिलाइजर से आ सकते हैं. दिस अमोनियम आयन ओके कन्वर्टेड इनटू अमोनिया गैस एंड दिस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. सो दिस इज सिंपल रिएक्शन दैट अमोनियम आयन आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड दिस अमोनिया इज गैस and this gas is escaped into atmosphere. This process is called volatilization. So this simple process is known as volatilization. तो आप समझ गए होंगे volatilization क्या है, gaseous loss of nitrogen in the form of ammonia. अगर यही gaseous loss किस में हो, N2O में हो या N2 हो, तो वो denitrification process होता है. ये लेक्चर आप देखिएगा, denitrification का लेक्चर अपलोड कर चुका हूं मैं. लेकिन दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई पीएच. ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, सिंपल केमिकल रिएक्शन है. बट दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई पीएच. तो नॉर्मली 7.5 पीएच तक कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, बट एज द पीएच इंक्रीजेस दिस लॉस इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, ये गैसियस लॉस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है. बहुत लॉस हो जाएगा पीएच 10 पे, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. तो अगर सॉइल एसिडिक है और न्यूट्रल है, देखिए मैं यहाँ जो रेंज बताई मैंने 7.5 तक बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है. 7.5 पीएच तक देयर इज़ नो ग्रेट लॉस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. अगर सॉइल एसिडिक है और न्यूट्रल है तब ये वोलेटाइलेशन लॉस नहीं होगा. इस बात को समझ लीजिए, एसिडिक और न्यूट्रल सॉइल में नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कब होगा, जब पीएच क्या होगा, हाई होगी. और पीएच अगर 11 तक पहुंच रहा है तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइलेशन लॉस स्टार्ट हो जाएगा. तो पीएच के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है वोलेटाइलेशन का. तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि पीएच के साथ इसका क्या रिलेशन है. ओके, सो दिस इज द सिंपल
रिएक्शन। अब होगा क्या है कि ये जो अमोनिया है, जो अमोनियम आयन है, ये एस्केप करेगा अमोनिया में, तो अब अमोनियम की एबिलिटी और नाइट्रोजन एबिलिटीज रिड्यूसेस टू प्लांट। तो अब अमोनियम आयन हमारा कहाँ जा रहा है, वोलेटाइज हो गया, तो उसकी एबिलिटी रिड्यूस हो रही है। डेफिनेटली एबिलिटी इज रिड्यूस्ड, तो प्लांट प्रोडक्टिविटी क्या होगी, पुअर होगी, ग्रोथ पुअर होगी, और सॉइल फर्टिलिटी क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। तो वोलेटाइजेशन से सॉइल फर्टिलिटी क्या करेगा, पुअर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की एबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और इन टर्न प्लांट प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। अगर हम यूरिया डाल रहे हैं, सपोज वी आर अप्लाइंग यूरिया, ओके, so urea hydrolysis take place in soil. Urea formula is CONH2 whole twice, okay, and hydrolysis water is there, and it consume hydrogen ion during the hydrolysis. So there is ammonium ion, okay, plus bicarbonate, okay. So this reaction take place initially. So during the urea hydrolysis, this is urea, okay, this is urea, okay, and we see there is consumption of hydrogen ion. तो जब यूरिया हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंज्यूम्शन हो रहा है, तो जो कंज्यूम्शन हो रहा है तो पीएच क्या कर रही है, इसका मतलब बढ़ रही है। देखिए, अगर सिस्टम में हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है तो वहाँ पीएच एसिडिक होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में तो पीएच क्या करेगी, बढ़ेगी। तो अब देखिए, जब यूरिया हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कंज्यूम्शन हो रहा है, तो पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब जैसे ही पीएच बढ़ेगी तो ये अमोनियम आयन का फेट कहाँ हो जाएगा, इस वोलेटाइजेशन में हो जाएगा। यही रीज़न है कि यूरिया एप्लीकेशन के बाद वोलेटाइजेशन लॉस का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूरिया इटसेल्फ क्या करेगी, पीएच को क्या करेगी, रेस करेगी। जब हम यूरिया ग्रेन्यूल्स डालेंगे वहाँ क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम किया है। तो इसका मतलब कोई दूसरा अगर हम अमोनियम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, माना अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं या अमोनियम क्लोराइड डाल रहे हैं, तो उसमें उतना वोलेटाइजेशन लॉस नहीं होगा जितना कि यूरिया के केस में होगा, क्योंकि यूरिया क्या कर रहा है, पीएच को रेस कर रहा है बाय कंज्यूम्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में रीजन या असर्शन में पूछा जा सकता है, इस बात को समझें। तो यूरिया के थ्रू वोलेटाइजेशन लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो जो पहला फैक्टर है, लेकिन अगर हम यूरिया को मान लीजिए न्यूट्रल सॉइल में डाल रहे हैं तो भी वोलेटाइजेशन लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या करेगा, पीएच को रेस करेगा। इसी तरह से एसिडिक सॉइल में अगर कोई दूसरा हम अमोनियम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वहाँ वोलेटाइजेशन लॉस नहीं होगा, लेकिन यूरिया के डालने से वोलेटाइजेशन लॉस बढ़ सकता है, क्योंकि पीएच को रेस कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया के केस में। अगर हम कोई दूसरा फर्टिलाइजर डालते हैं तो उतना फास्ट वोलेटाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें मैंने पहले फैक्टर क्या बताया कि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई पीएच होनी बहुत जरूरी है। अगर पीएच सॉइल सॉल्यूशन की पीएच ज़्यादा नहीं है तो वोलेटाइजेशन लॉस नहीं होगा। ये रिएक्शन तभी इस डायरेक्शन बढ़ेगा जब पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर पीएच कम होगी तो ये अमोनियम एज सच रहेगा। इस बात को आप समझ लें, अगर हाई पीएच नहीं है तो ये वोलेटाइजेशन लॉस नहीं होगा। अगर हम सॉइल कैल्केरियस है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, और उसमें हम कोई अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालें, मान लीजिए अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट, तब क्या करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, दिस अमोनियम सल्फेट, एंड देन इट मेक अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस कैल्शियम सल्फेट। एक्चुअली में इस रिएक्शन में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और बाइकार्बोनेट्स और अमोनियम रिएक्शन करके अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक मैंने सीधी आपको रिलेशनशिप बता दी कि हम कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कैल्केरियस सॉइल में अमोनियम, और कैल्केरियस सॉइल की पीएच क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, पीएच ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ देखिए सल्फेट किससे रिएक्शन कर रहा है, इस कैल्शियम से रिएक्शन कर रहा है, और ये कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, तो ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो जैसे ही प्रेसिपिटेट करेगा तो रिएक्शन का रेट इधर ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्शन इधर को चलने लगेगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो अमोनिया का लॉस और ज़्यादा हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि कैल्केरियस सॉइल में हम कोई अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालें तो वोलेटाइजेशन लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए अमोनियम, आपको अमोनियम आयन इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसके कई इंटरमीडिएट स्टेज होती हैं, उसमें अमोनियम बनता है, बाइकार्बोनेट बनते हैं, अमोनियम और बाइकार्बोनेट मिल करके अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 बनाते हैं। अगर मान लीजिए
कि कैल्शियम के साथ ऐसा साल्ट बनता है जो इनसॉल्युबल नहीं है। मान लीजिए कि इसमें हमने डाला अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो सिमिलर यही अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, अब इसमें साल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्युबल है। ये कैल्शियम सल्फेट जो ऊपर वाला बन रहा था ये इनसॉल्युबल था, बट इट इज सॉल्युबल, कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्युबल। तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन इस तरफ को फास्ट फॉरवर्ड नहीं होगा। ये एक केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम होते हैं, इसके हमें डेप्थ में नहीं जाना है, केवल हमें इतना सीख लेना है कि केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में अगर प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हो जाता है कोई प्रोडक्ट, तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अगर प्रोडक्ट सॉल्युबल है तो रिएक्शन फास्ट नहीं रहता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए कि अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड बना जो सॉल्युबल है, तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, तो यहाँ वोलेटिलाइजेशन लॉस कम होगा। और लेकिन जहाँ कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, इनसॉल्युबल बन रहा है, वहाँ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से कैल्शियम के साल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, मेनली देखिए 2-3 तरह के कैल्शियम के साल्ट इनसॉल्युबल हैं। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम फास्फेट है, तो ये क्या है, इनसॉल्युबल है। कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल है ही, तो इसका मतलब अगर अमोनियम के साथ कोई सल्फेट कंटेनिंग साल्ट होगा तो उसमें अमोनिया का लॉस ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर अमोनियम फास्फेट है, कोई अमोनियम फास्फेट है, तो वहाँ क्या जाके बनेगा, यहाँ फास्फेट होगा अमोनियम फास्फेट के साथ, तो यहाँ कैल्शियम फास्फेट बनेगा। और कैल्शियम फास्फेट क्या है, इनसॉल्युबल है, तो भी अमोनिया का वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ फिर हमें एक फैक्ट पता चला कि अगर हम पे चॉइस हो कि हम कौन सा साल्ट डालें, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट, तो जो सॉल्युबल साल्ट बनाएंगे कैल्शियम के साथ उसमें वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बात को जानना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फर्टिलाइजर सिलेक्शन में। तो देखिए अभी मैंने फर्टिलाइजर सिलेक्शन बताया कि यूरिया के साथ वोलेटिलाइजेशन लॉस बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर्स। क्यों, क्योंकि यूरिया क्या करता है, पीएच को रेज कर देता है। तो यही रीज़न होता है कि जहाँ हम यूरिया ग्रेन्यूल्स डालते हैं वहाँ के आसपास की पीएच बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर अमोनिया गैस निकलती है, फिर ये अमोनिया होती है सीडलिंग के लिए टॉक्सिक हो जाती है, तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा अगर पीएच क्या हो, ज़्यादा हो। तो पहले तो हमें समझ में आया कि यूरिया से वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। अगर हम दूसरे कोई अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालें तो हमें एक दूसरा फैक्ट ये नज़र आता है कि जो कैल्शियम के साथ इनसॉल्युबल बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, जैसे कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट, उसमें वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। और जो सॉल्युबल बना रहे हैं, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो या अमोनियम नाइट्रेट, उसमें वोलेटिलाइजेशन लॉस कम होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या इसकी केमिस्ट्री है वोलेटिलाइजेशन की। तो देखिए इसमें हमको एक बात बिल्कुल समझ में आई कि एक ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो कि किस पे होता है, दैट टेक प्लेस एट हाई पीएच, मोर देन 7.5 जब होगा तो वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी वोलेटिलाइजेशन लॉस बढ़ेगा। फिर क्या है, ये किससे अफेक्ट होगा, हम कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूरिया में वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर, और अमोनियम कंटेनिंग में किस में ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आपको बताई, आप इसको ध्यान से सुने कि किस में ज़्यादा होगा, कैल्शियम सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट में या अमोनियम क्लोराइड में। अब हम फैक्टर देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सॉइल फैक्टर। तो हम सबसे पहले जो फैक्टर देखें दैट इज सॉइल पीएच। इफ सॉइल पीएच इज हाई, definitely it will take place at rapid rate, number 1. Number 2 is temperature. Since it is a chemical reaction, okay, और chemical reaction किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पे हाई होते हैं, तो यहाँ क्या होगा, रिएक्शन वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर, तो अब टेम्परेचर अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसका रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई हमने क्या देखा, हाई पीएच एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इज हाई मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो भी ये रिएक्शन जो होगा ज़्यादा होगा। केमिकल रिएक्शन फेवर होता है वाटर से, वाटर जितना ज़्यादा रहेगा वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। तो हाई पीएच, हाई मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर, ये तीनों ही कंडीशन से वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। इस बात को समझ लें, तीनों ही जब ज़्यादा होंगे तो वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर कोई सॉइल में हमने इरीगेट किया और वेट है और टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन उसमें मॉइस्चर धीरे धीरे रिलीज होता है, धीरे धीरे कम होता है, तो हम वोलेटिलाइजेशन लॉस का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये फैक्टर है हाई टेम्परेचर, इसको बहुत ध्यान से सुने, हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, हाई पीएच। अनदर फैक्टर ये है कि सॉइल बफरिंग कैपेसिटी, कि सॉइल कितना बफरिंग कैपेसिटी रखती है। क्योंकि देखिए जब हमने यूरिया डाला तो क्या हुआ, ये पीएच रेज हुई। अगर
सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो पीएच को ज़्यादा ना तो कम होने देगी ना ज़्यादा होने देगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वोलेटिलाइजेशन लॉस नहीं होगा। तो बफरिंग कैपेसिटी अगर हाई है तो वोलेटिलाइजेशन लॉस कम होगा बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट द चेंज इन सॉइल पीएच। अनदर फैक्टर इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन। हमने किस मेथड से डाला है। अगर हमने सरफेस पे ब्रॉडकास्ट कर दिया है तो अब क्या है, देखिए सरफेस पे पड़ा हुआ है, ये सॉइल के अंदर तो गया नहीं, तो जो अमोनिया बनेगी तुरंत स्केप कर जाएगी। अगर माना हमने उसे इनकॉर्पोरेट किया होता तो ये अमोनियम कहीं फिक्सेशन होता, कुछ इसका नाइट्रिफिकेशन होता और कुछ अमोनिया गैस भी ट्रैप हो जाती कि जो बाहर नहीं जा पाती। तो सरफेस अप्लाइड जब भी होगा यूरिया का एप्लीकेशन या फर्टिलाइजर का, उसमें वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। अगर हम बैंड अप्लाइड करें या मिक्स कर दें तो उसमें वोलेटिलाइजेशन लॉस कम होगा। अनदर इज प्लांट रेजिड्यू। कितना है प्लांट रेजिड्यू सॉइल सरफेस पे कितना है। यहाँ देखिए अगर हम यूरिया की बात करें तो ये देखिए रिएक्शन जो होता है यूरिया का, दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ यूरिएज एंजाइम। अगर दूसरे फर्टिलाइजर को ना देखें, केवल इसको हम देखें यूरिएज को, तो प्लांट रेजिड्यूज में क्या होता है, यूरिएज एंजाइम ज़्यादा होता है। तो प्लांट रेजिड्यू होगा तो यूरिएज एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी और ये हाइड्रोलिसिस होगा और फिर अमोनियम बनेगा, फिर वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। एक तो ये इसका तरीका है प्लांट रेजिड्यूज का। दूसरा क्या है, प्लांट रेजिड्यू जो सरफेस पर रहते हैं तो ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं, वेट कंडीशन मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वाटर जो है एवोपरेट नहीं कर पाएगा। तो जहाँ रेजिड्यू रहेगा वहाँ नीचे मॉइस्चर रहेगा और फिर वहाँ चांसेस क्या हो जाएंगे, वोलेटिलाइजेशन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ हाई मॉइस्चर चाहिए। तो ये रेजिड्यू कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आपको समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, रेजिड्यू ऊपर है और फिर हमने यूरिया डाल दिया तो यूरिया क्या होगा, नीचे डिफ्यूज ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं नीचे, ऊपर ही पड़ा रहेगा, तो भी वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा। तो रेजिड्यू अगर सरफेस पे पड़े हुए हैं तो वहाँ बहुत चांसेस है वोलेटिलाइजेशन होने का। तो रेजिड्यू का अगर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि सॉइल फैक्टर, बफरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर, आपको बताया टेम्परेचर, मॉइस्चर और सॉइल पीएच सॉइल फैक्टर है। प्लांट फैक्टर में बताया कि प्लांट रेजिड्यू है। तो ये वोलेटिलाइजेशन लॉस इससे होता है। तो अब आप समझ गए हो कि वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं, और वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में कम होगा और अवेलेबिलिटी प्लांट को कम होगी, सॉइल फर्टिलिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है। अमोनिया स्केप होती है, फिर जाती है, फिर साइकिल से लौट के आती है, ये चलता रहता है। अब ये वोलेटिलाइजेशन लॉस कितना होता है, कितना परसेंट होता है, तो ये देखिए कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, कैलकेरियस है या नहीं है। कैलकेरियस सॉइल है तो ज़्यादा होगा, मॉइस्चर उसमें कितना है, मॉइस्चर अगर फील्ड कैपेसिटी तक मेंटेन है तो उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा, मॉइस्चर कम होता जाएगा, वोलेटिलाइजेशन लॉस कम होता जाएगा। फिर हमने फर्टिलाइजर कौन सा डाला है, यूरिया डाला है तो ज़्यादा लॉस होगा, दूसरा फर्टिलाइजर डाला है तो कम लॉस होगा। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल फील्ड कंडीशन में 10 से 15% तक वोलेटिलाइजेशन लॉस हो जाता है। अगर हम सरफेस में डाल रहे हैं तो ज़्यादा लॉस होगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि 20% ही होगा या 30% होगा, इवन 50% भी हो सकता है। हमने सरफेस पे डाल दिया, मॉइस्चर मेंटेन है, हाई पीएच है, कैलकेरियस सॉइल है, यूरिया डाला है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाती है वोलेटिलाइजेशन लॉस की, और फिर नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वोलेटिलाइजेशन लॉस एंड हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।